हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेक्स। तो पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है फिजिक्स वाली। अभी हम केमिस्ट्री वाली अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो सीडीएस का एग्ज़ाम था। मैं पहले वीडियो में सब बता चुका हूँ कि 3 पार्ट में ये वीडियो आने वाली थी। तो इस वाले वीडियो में हम साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट के, ठीक है। टोटल सवाल 30 थे, जिसमें पहले उन्होंने ट्रेंड बदल दिया। अभी पहले बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और केमिस्ट्री काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। क्यों? वो रिएक्शंस उतने सारे याद नहीं होते, और एक बात है कि एक्सेप्शंस इतने सारे होते हैं। तो इस वजह से भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो वो कट ऑफ पे इफेक्ट करता है। मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते बच्चे, है ना। और जो बच्चे फ्रेश निकले हैं +2 से, मतलब क्लास 12 करके जस्ट निकले हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, उनके दिमाग में थोड़ा बहुत होगा पीसीएम वाले स्टूडेंट्स। बाकी अगर किसी का 2-3 साल हो चुका है तो वो भूल जाते हैं वो सब टॉपिक। तो इस बार केमिस्ट्री काफ़ी ट्रिकी थी, ठीक है। केमिस्ट्री के अच्छे खासे सवाल थे, और क्लास 11 क्लास 12 से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। कुछ सवाल अगर मैं होता एस्पिरेंट के हिसाब से, मैं थोड़ा दिमाग लगाता, कुछ प्री अप्लाइड नॉलेज लगा के, है ना। और कुछ सवाल तो मैं छोड़ भी देता। तो जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट सोर्सेज बताऊंगा। और मतलब मैं अगर होता एग्ज़ाम हॉल में तो मैं कैसे करता, आपको पता ही है। या फिर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि मैंने खुद ये एग्ज़ाम बार बार क्लियर किया है, और वो भी एयरफोर्स का, ठीक है। एयरफोर्स वाली कट ऑफ मैंने क्लियर की है। तो बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट बहुत बार, ठीक है। तो उसकी वीडियो का भी, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इस वाले वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। कुछ कुछ नॉलेज आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो मैं एग्ज़ाम हॉल में मेरी लिमिटेड नॉलेज से भी मैं कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। फिजिक्स ऑलरेडी डन, फिजिक्स डन एंड डस्टेड हो चुका है। इस वीडियो में केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, ये सब एनसीईआरटी के सोर्सेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से आए हुए हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए पीएच वैल्यू लेस देन 7 क्या होगा? एसिडिक। मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं होता, ठीक है। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। जो नए बच्चे हैं जिनको सीरीज के बारे में पता नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है कि किस तरीके के सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम सवाल आता है, 9th और 10th से। इस बार उन्होंने कुछ कुछ 11-12 का टॉपिक्स टच किए हैं, पर डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप PCB ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं 11-12 के ये पढ़ने लग जाओ। बहुत मोटी किताब होती है, मैंने खुद पढ़ा है, मेरा खुद PCM का बैकग्राउंड है, ठीक है। फिजिक्स के 2 बुक्स होते हैं, केमिस्ट्री के 2 बुक्स, ठीक है, मैथ्स के 2 बुक्स, बायोलॉजी के 2 बुक्स। तो ये वो भी 1 साल का, 2 साल है। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं, इतना नहीं पढ़ना होता। लिमिटेड नॉलेज रखो, मल्टीपल रिविजन करो, PYQ करो, उससे ही होता है। तो ये सवाल काफ़ी ईजी था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 है, न्यूट्रल होता है। इस तरफ जाओगे तो एसिड नेचर इंक्रीज होता है, इस तरफ जाओगे बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट सवाल ये आ सकता है कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता सकता है। अब जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन्हें पता है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं। H+ आयन अगर बढ़ता है तो वो एसिड होता है, और OH अगर बढ़ता है नेगेटिव तो वो बेसिक होता है। ये मोटा मोटा आप समझ लो। तो यहाँ पे देखो 7 से इस तरफ अगर जा रहा है तो इंक्रीज इन H+ बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन है। 7 के राइट साइड में अगर जा रहा है तो बेसिक है। इसका मतलब देखो OH है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे डिक्रीज इन H+ आयन है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। चार्ट में है, क्लास 10 चैप्टर 4 में आप जाओगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट दिया हुआ है। मतलब अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे OH अगर लगा होता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एल्डिहाइड में कौन सा होता है? CHO। कीटोन में CO। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। तो ये अगर किसी को पता था तो वो कर सकता था, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? तो मुझे COOH ढूंढना है। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, बस हो गया C, ठीक है। अब आगे थोड़ा ना, अब स्ट्रक्चर ये, अब नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रक्चर पे पूछ सकते हो। वो ऐसे बोल देगा कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताओ, फिर ऑप्शंस में ऐसे OH आ जाएगा, या फिर CH, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि COH का स्ट्रक्चर बताओ। तो वो जैसे C के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, C, उसके साथ उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका स्ट्रक्चर बदल के दे देगा नेक्स्ट टाइम। मान लो ऑप्शन में ये दे देगा, फिर ऑप्शन में ये दे देगा, है ना। इस तरीके कुछ भी बना के दे देगा इस तरीके से। तो आपको ये रेडी रखना है, ओके। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास 10th और चैप्टर 1
केमिकल रिएक्शन से पूछा है, बहुत सारे रिएक्शन थे। सबसे पहले आई थिंक क्या था, कंबशन था, फिर आई थिंक कॉम्बिनेशन था, फिर डिकम्पोजिशन था, फिर डिस्प्लेसमेंट था, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले आप जब टॉपिक में आओगे, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बस सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया है ना। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिल गया और बेरियम सल्फेट के साथ, तो डबल डिस्प्लेस हो रहा है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये वेरी इजी। तीन शुरुआत के 3 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, ठीक है। और ये मैं सेट ए यूज़ कर रहा हूँ। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, और ये मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम रहता ना, आपको भी पता है कि मतलब मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इतने सारे एग्जाम्स थे, एफकेट के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, मैं दूसरे सिटी में मेरा एग्जाम आ चुका था, एसएससी भी था, है ना, तो मैं फंस गया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो वरना मैं और सारे स्नैपशॉट डाल देता। यहाँ पे देखो, टूथ इनामेल ऑफ ह्यूमंस मेड अप ऑफ कोर्स कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत ईजी है। क्लास 10 में आप जाओगे, चैप्टर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, वहाँ पे एक आपको पैराग्राफ मिलेगा ये वाला। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये वाला पीवाईक्यू है, ठीक है, मतलब ये पूछा गया है 5.5 से नीचे होगा तो टूथ डीके स्टार्ट होता है। ये कौन सा किससे, मतलब किस पीएच से कम होगा, 5.2, 5.3, 5.5 ऐसा दिया हुआ था, तो ऑप्शन था आंसर था 5.5। टूथ इनेमल, ये देख रहे हो, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ गया ये, ठीक है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखिए, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, और ये किस फॉर्म में है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से थोड़ा आपको दिमाग लगाना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट आप दो, हाँ ये हो गया, हाँ अब पेन का कलर चेंज कर सकता हूँ मैं। ओके, कौन सा लूँ, ये लेता हूँ। ओके, देखो क्लास 11 का है, चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स से। जिनका बैकग्राउंड है उन्हें तो समझ आ जाएगा, जिनका नहीं है उन्हें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मान लो मुझे नहीं है, मैं ऑप्शन को देखूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं अपने नॉलेज का अप्लाई करूंगा। आप सीरियस की तैयारी करो, आपने मैथ्स का भी तैयारी किया होगा, ठीक है। आपको अगर इतना भी पता है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, इतना अगर आपको पता है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है ईच कार्बन एटम फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड्स विथ 2 कार्बन एटम्स विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120। अब ऑप्शन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यूपीएससी खेलेगा तो बॉन्ड एंगल में खेलेगा, 60 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बारे में बात करें। यहाँ पे कितना एंगल है। अब अगर आपको पता है हेक्सागोन में एक फार्मूला भी आता है, मुझे वो फार्मूला एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हर एक ऑप्शन यहाँ पे 120 का ही होना चाहिए। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल 360 बनाता है तो यहाँ पे 90 90 90 90 होता है, तो बाकियों में 120 ही होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट, अगर आपको अगेन ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ही होता है कि डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, है ना। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे दिस इज बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे ये आप बॉन्ड देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये ना आपस में मूव होते हैं। जैसे अगर ये है ना, ऐसे है, तो ये आपस में ये इस तरफ जाता रहता है, ये इस तरफ जाता रहता है, ये इस तरफ जाता रहता है, तो दूसरे वाले में ये ऐसा मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो वही बताया, ये वाला स्ट्रक्चर मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, फिर ये इस तरफ चला गया, है ना, फिर ये वाला बॉन्ड ये इस तरफ चला गया। ये आप देख लो, इसी को डॉट 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 करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंगल इससे, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस वाली क्वालिटी बेंजीन दिखाता है, रेजोनेंस का क्वालिटी, और ये यही होता है डी लोकलाइज, मतलब एक जगह पे लोकल नहीं है, लोकलाइज नहीं है, ये डी लोकलाइज, अलग अलग जगह मूव कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, ऑफकोर्स। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी तो ऑफकोर्स आपको अगेन, अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो ईजी है ना, कि द लेंथ ऑफ सी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ऑफकोर्स ये देखो आप, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर्स। अगेन मैंने जो आपको बताया कि ये रेजोनेंस वाला क्वालिटी दिखाता है, ये क्या हो गया, हाँ ये रेजोनेंस वाला क्वालिटी दिखाता है, इसमें आइसोमर वाली क्वालिटी नहीं आती है, तो ये ऑप्शन सही होगा, मतलब नॉट करेक्ट है, इसलिए सही होगा। ठीक है, अब जिसको पता है बेंजीन के बारे में वही करेगा, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है वो कर सकता है एलिमिनेट, बाकी तो नहीं कर सकता। ये टफ क्वेश्चन है जिनको नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगेन क्लास 10 बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से उन्होंने पूछा है केमिस्ट्री का, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए था। क्वेश्चन में पूछा गया विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मल्टीपल टाइम्स पीआईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट सीरीज हुआ था 120-25 में, वहाँ पे भी लैक्टोस के बारे में पूछा गया था कि लैक्टोस किससे बना है, जिसका आंसर था ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस। ये भी आपको इसी चैप्टर से मिल गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लैक्टोस के बारे में, इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सिंस दिस डाइसैकेराइड, मतलब ये डाइसैकेराइड है, इज फाउंड इन मिल्क। कहाँ पे मिलता है? मिल्क में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या देता है, देखो द लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोस एंड ग्लूकोस। इस वजह से इसको, मतलब ये सारे चीज़ें आपको थोड़ा सा देख लेना था। अब ये होता क्या है, कुछ नहीं होता। एक कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट होता है ना, अगर सिंगल यूनिट होता है तो उसको सैकेराइड्स होता है, और उसको मोनो बोलते हैं। मोनो मतलब एक। फिर 2 यूनिट से अगर वो बनेगा तो उसको डाइसैकेराइड्स। ठीक है, फिर ट्राई, फिर ऐसे करते करते चलता है। ठीक है, तो ऑलिगो मतलब क्या होता है, जैसे मोनो मतलब एक, 2 मतलब डाई, और या फिर 2 से लेकर 10 तक उसको एक साथ बोलते हैं ऑलिगो, ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, ऑलिगोपोली आपने सुना होगा, मल्टीपल जो आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइसैकेराइड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज टूट के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देते हैं, तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। यहाँ पे तो सुक्रोज है ही नहीं। चलो नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं। वेरस मेल्टोस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज। तो मेल्टोस भी डाइसैकेराइड है क्योंकि ये 2 ग्लूकोज दे रहे है ना। मेल्टोस ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये भी डाइसैकेराइड हो गया। आप ढूंढो मेल्टोस कहाँ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब इतना राम कहानी रामायण अगर आपको नहीं पता था, लेकिन आपने अगर पीवाई को अच्छे से किया है, और वो भी जस्ट सीडीएस 1 का जो अभी 6 महीने पहले हुआ था, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लैक्टोस किससे बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोस से। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि किससे बना, लेकिन आपको ध्यान था कि लैक्टोस में 2 ऑप्शंस थे, मतलब 2 यूनिट वहाँ पे दिया गया है, तो इसका डेफिनेटली ये डबल है, डाइसैकेराइड होना चाहिए। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी 9-10 से नहीं होगा। इस बार का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा एप्लीकेशन नॉलेज था, कि बच्चे को वो टेस्ट कर रहे थे कि आता है या नहीं आता है। पर आप टेंशन मत करो, ये बहुत कम बच्चों को हो जाता है जिसका साइंस बैकग्राउंड है। नहीं आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कट ऑफ में भी वही दिखेगा ये। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये क्या, तो हाँ ये थोड़ा सा ना स्लो चल रहा है। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो दिस इज टफ, आई वुड से दिस इज टफ। ठीक है, ये हम लोग 9-10 में आपको सीधा आपको बताते हैं कि 2n² का फॉर्मूला लगाना चाहिए, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। लेकिन जब आप क्लास 11 में जाओगे ना, तो वहाँ पे 1s, 2s, 3s, 2p, 3p ऐसे करके मैंने भी किया हुआ है, ऐसे करके हम बनाते थे चार्ट। तो पर वो तो अभी समझाने का टाइम नहीं है। अभी मोटा मोटा आप ये समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक, ये ना जैसा अगर दिस इज द पीरियोडिक टेबल, तो इस तरफ वाले को एस ब्लॉक बोलते हैं, इस तरफ वाले को पी ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, मतलब ये मेटल से नॉन मेटल जा रहा है, तो दिस इज द ट्रांजिशन। यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पे एफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे वही बोला ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये अगर आप चैप्टर देखोगे तो डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स एलिमेंट इज n-1 d12 and ns1/2 एक्सेप्ट पैलेडियम। पैलेडियम का क्या होता है 5s0, यहाँ पे देखो 0 है। तो इस ऑप्शन में ना मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे देखो n-1 ठीक है, d1 ठीक है, ns0-2 बोला है। जबकि जनरल टर्म में आप देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है, 1-2, तो 1-2 लिखा है, तो 0 तो हो नहीं सकता। 0-2 अगर हो नहीं सकता तो फिर क्या हो जाएगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स n
S122 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। पैलेडियम एक एक्सेप्शन है, उसको आप नहीं काउंट कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा कि एक्चुअली S0 क्यों होता है वहाँ पे ना, जैसे डी ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे 5 सेक्शंस होते हैं, वो हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब जिसने पढ़ा है उसको मेरी बात तो समझ में आ रही होगी, पर इतना आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इतना डीप में जाओगे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इस पर आप ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, 0 to 2 नहीं होगा इसमें, 1 to 2 था। अगर यहाँ पे बोलते ना कि इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस, तो मे बी ये सही हो सकता है। बाकी क्लोजेस्ट तो यही है। मैं अगर मुझे नॉलेज होती थोड़ा बहुत तो मैं डी मारता, हालांकि मुझे भी मैंने खुद केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, बट मुझे भी ये ध्यान में आता नहीं है ना। तो ठीक है, अगर आपने ये छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला सवाल है। देखो ये जो सवाल था ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, ये PYQ है। और अगर PYQ नहीं भी है ना, आप एक काम करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि 11-12 क्वेश्चन पूछ रहे, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, ठीक है। आपको पूरा 11-12 नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, मैं फिर आपको बताता हूँ। तो इसका जवाब हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। मैंने खुद केमिस्ट्री से मेरा बैकग्राउंड है, तो हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। बहुत गंदी स्मेल आती है इससे, बहुत गंदी, ठीक है। तो इसका जवाब ये होगा। अगर मैं आपको सोर्स बताऊं, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन वाले में इंटेक्स क्वेश्चन में एक लाइन है, ठीक है, H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इट इज़ अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है। ये इससे हो जाता था सवाल, बट ये PYQ भी है, लोगों को पता भी रहता है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जिन्होंने नहीं किया तो अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने PYQ लगाया होगा तो आप कर सकते हो, पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ एक सोर्स बताऊंगा, वहाँ से आप देख लेना, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, अमोनिया, एसिटिलाइन, सल्फर डाइऑक्साइड का आप सवाल, आप जाके स्मेल वगैरह चेक कर सकते हो कि इनका क्या कौन सा स्मेल आता है, तो इससे भी सवाल पूछ सकते हैं ना। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो अमोनिया का जो होता है ना, डेट इज़ वेरी मतलब इसको आप अगर स्मेल करोगे ना, आप थोड़ा सा अनकॉन्शियस जैसा फील आ जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था, मजे की बात बताऊँ तो मेरे एक दोस्त ने बहुत ज़्यादा स्मेल किया था, तो वो फेंट हो गया था, उसी टाइम पे वो फेंट हो गया था, ठीक है, चक्कर खा के गिर गया था। तो ये अमोनिया इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसका अगर स्मेल आता है ना, तो ये दैट इज़ रॉटिंग फिश, ये मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ये आ सकता है रॉटिंग फिश, ठीक है। वेरी स्वेट में भी जो होता है ना, स्वेट, उस तरीके से भी अमोनिया का स्मेल आ सकता है, और यूरिन में भी, वहाँ पे भी ये स्मेल आता है, ठीक है, इस तरीके का। तो अमोनिया, रॉटिंग फिश याद रखना। हाइड्रोजन सल्फाइड तो बोल ही दिया। एसिटिलाइन, एसिटिलाइन क्या होता है, यहाँ पे ना गार्लिक का स्मेल आता है, गार्लिक या फिर ईथर वाला, ठीक है। हालांकि ये ऑर्डरलेस रहता है, यहाँ पे कोई स्मेल ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर स्मेल आया तो, अगर पंजेंट स्मेल आता है ना, पंजेंट स्मेल मतलब खराब स्मेल, तो वो तो अमोनिया का भी आएगा, लेकिन अगर एसिटिलाइन के साथ अगर गार्लिक दिया हुआ है तो वो इसका सही जवाब होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, उसका तो जला हुआ जो मैचेस होता है ना, जो माचिस होता है, बर्न मैचेस, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वाला स्मेल आता है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखना। तो बाकी ये सवाल तो अगर जिसने PYQ किया है उसके लिए ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी, मतलब ये ट्रिकी था, ये बच्चों को फंसाने लायक था, ठीक है। अब इसका भी सोर्स क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिया गया है। सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन कंपाउंड। देखो ये थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाते हैं ना, आपने क्लास 9 और 10th में पता नहीं कितनी बार आपने पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड को ब्रेक हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ये वाला जो सवाल है, ये तो आपने किया होगा PYQ में, उसी लॉजिक से आपको बस सोडियम मार्क करना था। आपको रिस्क, देखो आपको रिस्क तो लेना होगा ना, इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको, जैसे अगर कोई बहुत, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सब पता है, थोड़ा सा वो दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये क्लास नाम मैंने पढ़ा है, मतलब ऑफकोर्स PCM में जब मैं 11-12 में था तब पढ़ा है, बट उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो इतना मुझे भी नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं एज एन एस्पिरेंट, और ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 साल पहले दिया है, मैंने लास्ट ईयर ही बस मेरा अटेम्प्ट, मैंने एज ओवर हो गया था, तो मुझे फ्रेश नॉलेज है। अगर मैं चुपचाप, मेरे दिमाग में 9th और 10th दिमाग में अटकता, और मुझे ये सोडियम और क्लोराइड वाला एग्जाम्पल अटकता,
तो मैं सीधा सोडियम मार्क करके आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला है, मोल्टन कंपाउंड भी बोला है, तो नॉर्मल सोडियम वाला ही होना ही चाहिए, ठीक है। गोल्ड तो ऑफकोर्स ये रिएक्ट नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। बाकी 10th वाले एनसीईआरटी में ना, आई थिंक 10th या 9th में, वहाँ पे आपको एक चार्ट मिला होगा कार्बोनेशन का, फिर वो सल्फाइड ओर्स और उसमें सल्फाइड में रोस्टिंग होता है, ये वाला चार्ट मिला होगा। उसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन दे रिस्पेक्टिव कैटायंस, ठीक है। ये वही है, ये जो 10th वाला जो है ना, 10th का एक्चुअली जो क्लास 9th की बुक होती है उसका ही एक्सेलरेटेड वर्जन या फिर ज़्यादा वर्जन 11th में दिया होता है, 10th वाले का 12th में दिया होता है। जो 10th में मैंने आपको ये चार्ट बताया ना, एक आपको याद आ रहा होगा, सल्फर में रोस्टिंग होता है, फिर इसमें कैटेनेशन या कार्बोनेशन होता है ना कार्बन वाले में, तो उसी को यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में। अगर मैं होता, मैं ये 10th वाले का ही नॉलेज लेकर मैं ये टिक करके आ जाता। इसका राइट आंसर सोडियम ही है। इस तरीके से आपको सोचना है, आपको रिस्क थोड़ा लेना है। आई हैव माई सेल्फ क्वालिफाइड एयरफोर्स का कट ऑफ 3 times, ठीक है। पहले बार में मेरा सिर्फ OTA निकला था, उसके बाद मैंने जितनी बार भी दिए मैंने सारे एयरफोर्स वाले निकले 3 to 4 times, याद भी नहीं है अभी, ठीक है। मैं खुद गया, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस वजह से ही GS में ज़्यादा स्कोर किया था, है ना। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी तो कभी और बताऊंगा, बाकी अभी एनालिसिस की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो आपसे हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन कर दिया। अब अगेन दिस इज ऑल्सो, अब इसका ना डायरेक्ट सोर्स मतलब ऐसा है कि 9th या फिर 10th वाले एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट लाइन टू लाइन नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा होगा थर्माइट रिएक्शन के बारे में, ये भी PYQ ही है, ठीक है। अगर जिसने किया है उसको पता है, ये PYQ है। थर्माइट रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, आपको पता है ना, फेरस होता है, फेरिक होता है, इतना तो आपको पता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही होता है, दिस इज, ये जो है ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करेगा। अब वैलेंसी पढ़ते हो ना, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सोडियम है, सोडियम का क्या होता है, Na+ होता है, कैल्शियम का CO2+ होता है, आयरन है, इसका हम आपने फेरस और फेरिक पढ़ा ही होगा, क्लास 10 में ही दिया गया है। और लिथियम का भी एक ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ एक ही होता है। तो ऑप्शन C होगा, ये दिमाग लगाना था, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे हो चलेगा बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर PYQ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप थोड़ा सा सोचोगे कैसे। आपने देखा है कि यार मैंने तो यार फेरस का ना Fe2 और Fe3+ मैंने देखा है, 9th और 10th ही मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने किसी एक बुक में देखा है। और सोडियम, कैल्शियम, लिथियम का हो ही नहीं सकता, C में मार के आ जाता है रिस्क लेके। इस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है। फिर ग्राफीन वाला क्वेश्चन है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ सवाल है, ठीक है। हालांकि NDA 1 2024 में ही इसका एक सवाल आया था, जिसका देखो यहाँ पे भी ग्राफीन दिया हुआ है, और ये ग्राफीन ना D1 होगा, है ना, मतलब थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होगा। देखो इससे पहले ग्राफीन के बारे में जो क्वेश्चंस आते थे वो सिर्फ सबको इतना ही पता होता था कि दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इतना ही सबको पता होता था, ठीक है। अब जैसे NDA 1 2024 में क्वेश्चन आया, तो ये नॉलेज जो ग्राफीन इज द थिनेस्ट, ये फिर जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो अपने नोट में लिख लिए होंगे। तो अभी देखो उसका फल उनको यहाँ पे मिला। ऑप्शन एलिमेंट होंगे ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन। अब ये क्लास 9th में नहीं मिलेगा आपको, 10th में नहीं मिलेगा, और उतना टाइम भी नहीं कि मैं 11th और 12th में जाकर ढूंढूं, पता नहीं है भी या नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। तो अगर मुझे नहीं मिला तो अब PYQ मेरे काम में आएगा। अगर मैंने PYQ सॉल्व किया होता तो NDA 1 2024 में ये क्वेश्चन है थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मेरे दिमाग में आ जाता कि यार इसका थिनेस्ट भी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए जब मैं पढ़ता इट इज़ द थिनेस्ट मटेरियल नॉन सो फार, तो मैंने NDA 1 2024 में या फिर कहीं तो मैंने PYQ सॉल्व किया जहाँ पे थिनेस्ट मटेरियल है, मेरे दिमाग में ये अटकता, तो मैं इसको तो एलिमिनेट कर देता कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। B इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इसको अभी स्किप करता। C इट इज़ हाईली कंडक्टिंग। अब ग्रेफाइट जो होता है दैट इज़ कंडक्टिंग, तो ये है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, चलो मैं मान लेता हूँ। D इट इज़ अ वाइड बैंड सेमी कंडक्टर, ठीक है, अब ये भी मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा, अब दिमाग, अब या तो आप इसको छोड़ दो या तो आप थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर थिनेस्ट मटेरियल है तो ट्रांसपेरेंट तो होगा ही ना, ये मुझे नहीं पता होगा या नहीं, मैं बस लॉजिकल चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता।
थिनेस्ट है यार, शायद हो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट दिया हुआ है, ये सब वर्ड्स होते हैं ना, ये नलीफाई कर देते हैं, मतलब चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है ऐसे सवाल का सही होने का। ऑलमोस्ट, है ना, मे बी, कुड बी, ठीक है, डेफिनेट नहीं, ये नहीं है। तो मैं इसको भी एलिमिनेट, यार ये तो नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन सी और डी में खेलता। यार ऑप्शन सी में अगर ग्रेफाइट कंडक्टिंग है और सेमीकंडक्टर है यहाँ पे, ये तो एक दूसरे का एकदम ऑपोजिट ही है कि यार कंडक्टिंग है सेमीकंडक्टर, ये मुझे सही नहीं है। हाईली कंडक्टिंग होगा तो सेमीकंडक्टर क्यों होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में वाइड बैंड गैप दिया हुआ है, यहाँ पे वो खेलने का ज़्यादा चांस, मतलब मेरे दिमाग में जाता है यार वाइड नहीं होगा, कम होगा, कुछ भी ऐसा होता, तो मैं ऑप्शन डी मारता। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं ऑप्शन सी भी मार सकता, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अगर आप ऑप्शन सी भी मार सकते थे, लेकिन आपको रिस्क लेना था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सपना आ जाएगा कि सी और डी में यार डी ही होना चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, मेरे भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मुझे आते थे, मतलब लास्ट CDS की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे भी गलत होते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सी और डी में अगर आप फंस जाते हो ना, तो आप रिस्क लो। दो ऑप्शन में फंसते हो तो आपको रिस्क लेना ही चाहिए, इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो मतलब रैंडम क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपको पता है या फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ही होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। प्लास्टिक्स डू नॉट डिग्रेड इजीली। अब ये क्यों नहीं होता, अब आप ये सोचो यार मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं होता, तो आप लॉजिकल सोचो ना, ऑप्शन पढ़ो और लॉजिक ढूंढो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। प्लास्टिक में आयोनिक बॉन्ड क्या काम करेगा यार, ये बताओ। मेरे दिमाग में तो यही आएगा कि आयनिक बॉन्ड आयन का काम करता है, प्लास्टिक में कहाँ से भाई आयन कहाँ से आएगा। ये मैं सीधा एलिमिनेट करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ऑप्शन बी, दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, मुझे नहीं पता, मे बी नॉट। सी, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। आयन और मेटेलिक बॉन्ड्स तो भाई सेम ही लग रहे हैं, मैं तो इसको भी एलिमिनेट करता, लेकिन मैं इसको भी होल्ड में रखता हूँ, मुझे फिर भी डाउट हो सकता है। ऑप्शन डी, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसको तो मतलब क्लास 4-5 का बच्चा भी इसको एलिमिनेट कर सकता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी है, वो भी 500 डिग्री से भी ज़्यादा, ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। प्लास्टिक तो अब नॉर्मल जलाओ जल जाता है। तो बी और सी में मैं फंस गया, है ना, बी और सी में मैं फंस गया। अब कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, अब अगर मैंने आयनिक बॉन्ड को एलिमिनेट किया है, मैं 100% मैं मेटेलिक बॉन्ड को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि आयन मेटल सेम ही लग रहा है मुझे। ये कोवलेंट बॉन्ड होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है ना, इस वजह से मैं इसको बी मार के आ जाता। ये देखो, आप बोलो कि यार अभी बाद में इतना एनालिसिस करके ये बोल रहा है, ये तो अब तो इजी ही लगता है। देखो ऐसा नहीं है, जो सवाल वैसा होता ना तो वो मैं ऐसा बोल देता आपको, क्योंकि मैंने ये खुद मतलब एग्ज़ाम में मैंने फेस किया है, ये सही सवाल भी गलत हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो होते हैं उसमें आपको रिस्क लेना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अटक गया दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है, तो थोड़ा सा ही अटक गया था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, इस सवाल में थे हम, तो ये थोड़ा सा आपको रिस्क लेना था। कोवलेंट बॉन्ड होता और मेटेलिक बॉन्ड होता, मैं कोवलेंट मार के ही आ जाता, मैं तो मार के आ जाता, ये इतना रिस्क मैं ले लेता। अगेन रिस्क टेकिंग फैक्टर के बारे में मैं अभी ही बता देता हूँ यार। देखो रिस्क कौन ले सकता है, अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व किया है और आप अगर एश्योर्ड हो कि यार कट ऑफ तो मैं क्लियर ही कर रहा हूँ, मुझे और थोड़ा सा मार्क्स चाहिए, या फिर अगर मेरे इतने नेगेटिव हो जाते हैं तो भी मैं सेफ हूँ, तो आप रिस्क ले सकते हो। या फिर आप सिर्फ बॉर्डर लाइन में हो ना, तो मैं बोलता हूँ 100% रिस्क लो थोड़ा सा, क्योंकि तब आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। बॉर्डर लाइन मतलब मान लो अगर 120 से 130 के बीच में बन रहा है, अगर आपका IMA का है, अगर आपका AF है तो और 10 मार्क्स जोड़ लो। अगर आपका 115 120 की तरफ ही आ रहा है तो थोड़ा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें CFF की तरह नहीं है कि मेरिट आउट हो जाएंगे। CDS में अगर एक बार आप हो जाते हो, SSB हो गया तो रिकमेंड हो गया तो मेरिट ही नहीं हो जाओगे आप, ठीक है। मतलब बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स गर्ल्स का थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिमाग लगाना था, इसका कोई डायरेक्ट सोर्स है नहीं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कौन सा नहीं है। आप एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन सिंपल सा क्या फर्टिलाइज़र होगा क्या, आप खुद बताओ। अगर नाइट्रोजन इटसेल्फ हम दे सकते थे प्लांट्स को, प्लांट्स खुद नहीं ले सकता था, इस वजह से हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र मतलब उसका कुछ केमिकल बाउंड वगैरह कुछ बॉन्ड बना के ही तो हम देंगे ना। इस तरीके से आपको लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। इस तरीके से ही जो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं ना, ये सोचते हैं। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। मैं भी अगर ऑप्शन में देखा, मैं फर्स्ट टाइम देखा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, 3 ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं मुझे,
ये एक ही है जो नाइट्रोजन अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये नाइट्रोजन तो चमक ही रहा है अलग से, तो यही होगा आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन अपने में कैसे फर्टिलाइजर होगा ये आप खुद बताओ, ये लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो आप नेक्स्ट एग्जाम में इसको अप्लाई करो। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम आईडी शेयर करूँगा, वहाँ पे पूछो किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, वो भी आप पूछो। तो ये हमारा, आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे आपको थोड़ा और समझाना चाहिए, अगर आपको कुछ सजेशन है वो भी आप लिख देना, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो इसको, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर डिफेंस एक्स इनिशिएटिव टेलीग्राम में भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर इसको आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ये मेरा फ्रेंड है सागर, इसने भी सीरीएस क्वालिफाई किया है, और ये मैं हूँ, ठीक है। तो आप इन दोनों में किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी अगर आपका डाउट है। हालांकि सागर सर थोड़ा सा बिजी चल रहा है अभी, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना तो उससे हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट पे हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा ये, चलो कोई बात, हाँ हो गया, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। ये सागर का आईडी है, सागर सर का, और ये मेरा है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये सागर सर का है, ये मेरा है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये वीडियो कैसे लगा बताना, कोई भी सजेशन हो बता देना, ठीक है, तो ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बायोलॉजी की, ठीक है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, कोई हवा बनाते कि मेरे नोट्स पढ़ो, मेरा ये पढ़ो, मेरा वो पढ़ो, भाई कौन सा नोट, भाई सब एनसीईआरटी से ही बनता है। आप चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, किसी के नोट्स मत पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो आपने खुद देखा होगा ना कि ऐसे ऐसे सवाल इस टॉपिक से पूछ रहा है जो पहले वो नहीं पूछता था। तो अगर बंदे ने नोट बनाया है तो वो उन सबको इंक्लूड करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं वो उसी पे बनाएगा इतने साल का नोट्स। लेकिन अभी अगर वो एनसीईआरटी में ही दूसरे टॉपिक से पूछ रहा है तो आपको वो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ना, और सारे के सारे एनसीईआरटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर सर्च करना, ठीक है। तो आज तक का वीडियो, अभी तक का वीडियो यही तक था। कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी पे आने वाली है, उसके बाद मैं ज्योग्राफी का भी लाने वाला हूँ। ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लेना, मस्त होगा, एकदम मस्त, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस बार, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लेवल था इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।